नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और सबसे पहले पूरे देश को बधाई और शुभकामनाएं, सावधानी के साथ। और विपक्ष को खासकर शुभकामनाएं, पूरे विपक्ष को। 234 सांसद, 234, ये नंबर्स नाम के साथ तो हमने कभी नहीं गिनवाए, लेकिन जो 19 पार्टियां इकट्ठा हुई थी 15 तारीख को 3 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर, उन सभी पार्टियों के सारे सांसदों की, लोकसभा सांसदों की कुल संख्या 234 थी। उन 234 सांसदों को धन्यवाद। 12 साल में मोदी की सबसे बड़ी हार। अगर नैतिकता वाली सरकार होती तो इस्तीफा दे करके चली जाती चारों धाम करने, लेकिन वो उम्मीद हम करते भी नहीं है इस सरकार से। आधी रात को प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर सरेंडर किया है। फिर मैं जानबूझ के जोर दे के कह रहा हूं, क्योंकि सरेंडर कोई नई बात नहीं, ये तो आदत में अब है, ये आदत में शुमार है। मैं विदेशी मोर्चे पे जा ही नहीं रहा हूं अभी। मैं ट्रंप पे, आप लोग सोच रहे हो कि जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप यहीं पर देखिए, जैसे ही कदम रखे सरकार बनी थी, भूमि अधिग्रहण बिल लाए थे। उस बिल को बदलने की कोशिश थी जो भाजपा के सहमति से लाया गया था, क्योंकि फायदा पहुंचाना था अपने मित्रों को। फेल हो गए। उसके बाद नोटबंदी में कहा कि 50 दिन, 50 दिन मैं किसी भी चौराहे पे जहां कहोगे खड़ा मिलूंगा। फिर जीएसटी में आज तक करेक्शन ही चल रहा है। फिर काले कानून आए किसानों के। क्या कहा? तपस्या में कहीं थोड़ी कमी रह गई, वापस ले लेता हूं। तो सरेंडर कोई नई बात नहीं है। वो कई बार मोदी जी तुकबंदी बनाते हैं, खूब तुकबंदी करते हैं ना। तुकबंदी से ही तो सियासत चल रही है। मोदी की सियासत की नींव में सिर्फ तुकबंदी है और कुछ भी नहीं। ट्रंप की नाकेबंदी और मोदी की तुकबंदी, ये दोनों फेल, दोनों फेल। इनकी तुकबंदी जो है, उस तुकबंदी से ही किसी ने तुकबंदी मिला दिया था, नरेंद्र सरेंडर। आज तक मुझे 13 साल में सबसे बेहतरीन तुकबंदी यही नजर आई, सार्थक, यथार्थ के धरातल पर यही नजर आई, नरेंद्र सरेंडर। मैं बात कर रहा हूं 3 दिन के लिए जो स्पेशल सेशन बुलाया गया था उसकी। कल नहीं, परसों से लगातार आप हमारे कार्यक्रम देख रहे होंगे। हम अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, हम विपक्ष को और देश की जनता को, लेकिन बार बार कह रहे थे आओ ना 543 में लागू कर दो ना भैया। ये क्यों लेके आए हो टिमटिमा, क्यों लेके आए हो बिल? एक ही एयरपोर्ट का कितने बार हिसार जैसे उद्घाटन करोगे? एक ही बिल कितने बार पास करवाओगे मोदी जी? बार बार कह रहे। मोदी जी को डर लगा, सबसे जल्दी लगता है, डर लगा। आधी रात में सरेंडर हुआ, पूरा खेल पलटा। भाऊ को लाइए, मैं पूरी खबर आपको डिटेल में दिखाता हूं। स्वागत है भाऊ। भैया हेडलाइन ले आओ। और ये प्रियंका और राहुल, इन दोनों को स्पेशल क्रेडिट। पहली बार में प्रियंका गांधी को नहीं, तो मैं बहुत सारी आलोचना की वजह है, स्पेशली प्रियंका और राहुल को इसका क्रेडिट जाता है। महिला आरक्षण कानून आज से देश भर में लागू। संसद में बहस के बीच सरकार का बड़ा फैसला, जारी किया नोटिफिकेशन। सच्ची बात तो नहीं लिखेंगे, लेकिन हेडलाइन लिख दिया है बस। आप हेडलाइन देख लो, बाकी हम बताते हैं। संसद में महाबहस के बीच आधी रात को लागू हुआ महिला आरक्षण कानून 2023। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। हटा दीजिए, जब भीतर दिखा दीजिए थोड़ा सा इस कानून के बारे में कि कब से कैसे लागू हुआ, थोड़ा सा बस दिखा दीजिए एक झलक। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने से जुड़े संवैधानिक संशोधन विधेयकों को पास कराने के लिए जरूरी संख्या के अभाव में केंद्र ने एक अहम कदम उठाया। सरकार ने गुरुवार शाम एक अधिसूचना जारी करते हुए वर्ष 2023 का कानून, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है, अब 16 अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा। यानी जब से लागू होना, बैक डेट में इसको कहते हैं हम लोग, यानी बैक डेट में लागू कर दिया। सामान्य कर्मचारियों को करिए तो कहते हैं बैक डेट से डीए लागू हो गया, तो वैसे ही बैक डेट से लागू हुआ।
ये 16 और 17 की दरमियानी रात में अधिसूचना जारी होती है और 16 तारीख की सुबह से लागू, मतलब 16 तारीख 15-16 की दरमियानी रात से लागू होती है। आगे चलिए जरा, एक और दिखा दीजिए बस धन्य से। इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा को लेके कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। सोचिए, कोई बयान नहीं आना, जबकि इसमें तो भांगड़ा होना चाहिए था, खासकर तब जब उसी समय लोकसभा में 2026 के संशोधित विधेयक पर चर्चा चल रही थी। विपक्ष ने इस कदम को हताशा भरा प्रयास बताया है और कहा कि अगर कोई नया विधेयक पास नहीं होता तो सरकार पुराने कानून को बचाने की कोशिश कर रही है। कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान संशोधन 106वां संशोधन अधिनियम 2023 को लागू करने की शक्ति का उपयोग करते हुए 16 अप्रैल 2026 को इसे लागू होने की तारीख तय की गई है। अब मैं थोड़ा सा 1.5-2 मिनट लूंगा, फिर सुनवाएंगे आपको सबको और भावुकों को। ये कानून 2023 में बना और 28 सितंबर 2023 की तारीख थी जब राष्ट्रपति ने इसकी अधिसूचना जारी की। जब बिल कानून का शक्ल अख्तियार करता है तो राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी होती है। राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी की कि महिला आरक्षण कानून बन गया है, लेकिन लागू कब से होगा उस पर कोई तारीख नहीं थी, कोई तारीख। वो अनडेटेड चेक था, ले घूमते रहो, कोई बैंक में जाओगे तो गार्ड ही भगा देगा, कैशियर तक नहीं जाने पाओगे, गार्ड भगाएगा। तो अनडेटेड चेक था। एकाएक आप कब उस पर अधिसूचना तारीख वाली जारी करते हो कि वे लागू हो गया, जब आप वही बिल संसद में पास कराने लाए, वही बिल लाए। कल हमने बहुत सारी, अगर जो हमको सुन रहे होंगे लगातार, कल सारा हमने पोल पट्टी खोल दिया था। दरअसल जो नियमावली है सदन चलाने की, उसका एक रूल 66 की हमने चर्चा की थी कि रूल 66 में ये उसको निलंबित करके तीनों बिलों को क्लब कर देंगे एक ही बार में, हाँ या ना होगा, और चस्पा कर देंगे माथे पे कि विपक्ष जो है ये महिला आरक्षण के खिलाफ था, अगर परिसीमन की वजह से विपक्ष अड़ा तो। विपक्ष ने कल जैसे ही चर्चा शुरू हुई, एकदम साफ साफ विपक्ष अड़ गया, कहा कि महिला आरक्षण लागू करना है, इतने अगर हितैषी हो मोदी जी तो करो ना अभी से, मैं आपको सुनवा दूंगा। वेणुगोपाल, जिसकी हम लोग सारी कुंडली बताते हैं, उससे शुरू हुआ, क्योंकि राहुल गांधी बगल में बैठे थे। राहुल गांधी पूरे प्लान, क्योंकि जिस तरह ट्विटर पर राहुल गांधी एक एक करके एक एक स्टेप वाइज चल रहे थे और देश भर में जैसा उसका कैंपेन चला रहे थे, राहुल बगल में बैठे थे, शुरुआत करवाया। शुरुआत क्यों करवाया, उसके लिए मोटिव था, क्योंकि साउथ से वेणुगोपाल की एंट्री होती है और साउथ का बड़ा भारी स्टेक लगा था इस परिसीमन बिल पर, इसलिए ओपन करवाया, बड़ा सब टेक्टिकली ओपन करवाया। और वहीं पर वेणुगोपाल से कहा कि भाई कहलवाया कि भाई साहब, महिला के हित में आप खड़े और हम भी खड़े हैं, आज इसे लागू कर दो महिला आरक्षण बिल, ये परिसीमन नहीं होने देंगे, इसके लिए करना होगा तो हम सबको ना करेंगे। उसके बाद धर्मेंद्र यादव को आपने सुना, अखिलेश यादव को सुना, और फिर प्रियंका ने आखिरी, कहते हैं आखिरी कील ठोकी इनके ताबूत में। और जब ये क्लियर हो गया कि ये बिल नहीं पास होगा, तो इनको लगा कि 2023 का जो बिल है वह भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसी संशोधन बिल आए और 66 रूल 66 निलंबित किए हैं, तो वह भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आधी रात में कम से कम कुछ भी ढोल न सही, डुगडुगी ही सही, कुछ बजे, इसलिए इन्होंने अधिसूचना जारी की। 3 ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन मैं शुरू में बता रहा हूं, आखिरी तक नहीं रोकूंगा। 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है मोदी के पास, मतदान में जाएं, मतदान में जा करके हार जाएं, हारना तय है, हारना 100% तय है, मतदान में जाए। और कल पता चल गया, सदन में पता चल गया, जब 251, 360 चाहिए, 251 समर्थन में वोट गिरे तो हारना तय है। तो जो है 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मतदान में जाएं और हार जाएं। दूसरा ऑप्शन है कि जो विधेयक आया है इसमें संशोधन, बीच में ही चर्चा के दौरान ही विधेयकों में संशोधन लाया जाता है बिल में, ये संशोधन ले आवे और उस संशोधन से जो साउथ की स्टेट्स है उनको एड्रेस करें, उनके जो आशंकाएं हैं उनको खत्म कर दें, और ये परिसीमन वाला जो हिस्सा है
इसको दुरुस्त करें, जो उसको संवैधानिक सुरक्षा से बाहर निकाल करके चुनाव आयोग का बाप बनाने की कोशिश है, वहां पर बैक फुट पे जाए और फिर बिल लेके आओ, तब तो फिर पास हो जाएगा। क्या दिक्कत है? खाली ये परिसीमन जो है ना, सत्ता कब्जाने की कोशिश, वो हो जाए। और तीसरा ऑप्शन सबसे सेफ ऑप्शन, सबसे बढ़िया वाला ऑप्शन है, स्टैंडिंग कमेटी में बिल भेज दें, खत्म हो जाएगा काम। ठंडे बस्ते में अपना पड़ा रहे, वहीं पे सुस्ताए, एक बिल दो बिल हो जाए, जो मुर्गी बच्चा जैसे 1 से 2 हो जाएगा बिल, रख दो स्टैंडिंग कमेटी में, खत्म। अपना उसमें विचार होता रहेगा, पड़ा रहेगा वहीं पे। ये उपाय है। हाँ, एक उपाय और है कि आप चर्चा के बीच ही विधेयक वापस भी ले सकते हो, बिल वापस ले सकते हो। तो वापस लेकर के और फिर चले जाओ मेवा तीर्थ में, वहां पे आराम से मेवा खाओ। ये इतने ऑप्शन हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं भाऊ के पास एक सवाल लूंगा, फिर आपको गजट, क्योंकि पहला इंट्रोडक्शन के बाद पहला भाऊ रिएक्शन और तब आगे कहानी। भाऊ, आधी रात सरेंडर, मजा आया कि नहीं नरेंद्र? हाँ। देखिए आशीष, इनको लग रहा था कि ये हमेशा मनमानी करते हैं। इनको लग रहा था कि लोग बिकने को तैयार होते हैं। इनको लग रहा था ईडी सीबीआई के डर से हम कुछ भी कर लेंगे। इनको लग रहा था कि पार्टियां तोड़ना अपने दाएं हाथ का खेल है। आदी हो गई है। जो आदतन जो मुजरिम होता है, वो उसको जमानत मिलते से वो फिर चोरी करने लगता है, फिर अंदर जाता है, फिर जमानत। तो वैसे ही ये आदतन थे। इन्हें लगा कि ये, लेकिन आपने जो सरेंडर गिनवाए, ये सरेंडर के आदी भी है। ये कई बार सरेंडर इसके पहले भी कर चुके हैं विधानसभा। मतलब गुजरात का भी इतिहास सरेंडर का है, ऐसा नहीं। प्रॉब्लम क्या हो गई इसमें? इसमें जो ठीकरा फोड़ना चाहते थे ये महिलाओं पे, ये ठीकरा उन पे फूट गया। आपने सही कहा कि आखिरी जो किल है वो प्रियंका ने गाड़ दी। प्रियंका ने तो इतिहास बताना शुरू किया कि लाहौर अधिवेशन में पहली बार महिलाओं के अधिकारों के लिए किसने बात की थी। यहीं से शुरू करें ना महाराज। उन्होंने कहा कि आपने तो अपोज किया था, आज कैसे प्रियंका बन गए। अब इसमें जो पेच है, जो टेक्निकल पेच है, मैं बता रहा हूं। सरकार ने ये देखा कि यदि ये बिल, तो अब किसी हालत में ये संशोधन बिल जो आया वो पास होगा नहीं, किसी हालत में। यदि वो बिल गिर जाता है तो पुराना महिला बिल नलीफाई हो जाएगा 2023 का। उसका ठीकरा बीजेपी पे फोड़ने के लिए सुबह से सारों ने, मतलब सारे राजकीय दलों ने, वो विपक्ष वालों ने बस एक ही काम किया था कि महिला आरक्षण के खिलाफ आप हैं, हम नहीं। टोन बदलते हुए इनको महिला आरक्षण लागू करने दिया। अब ये टेक्निकल बहुत इशू है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। और आशीष जी, आप भी इस पे थोड़ा सा, मैं चाहता हूं आप भी इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालो, क्योंकि देर रात अधिसूचना आई कि बिल लागू हो गया महिला आरक्षण 16 अप्रैल 2026 से। उस बिल के प्रावधान ये हैं कि जातीयगत जनगणना के बाद परिसीमन होगा और फिर लागू होगा। जातिगत जनगणना 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुई है। तो इसका मतलब अब ये बिल, महिला बिल, जातिगत जनगणना के बाद परिसीमन के बाद लागू होगा, जो बिल का ओरिजिनल है। तो अब परिसीमन के जो 2 बिल पेंडिंग है, मतलब महिला बिल तो आपने कर दिया, लेकिन अब पार्लियामेंट में बहस, मतलब ये वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी है। क्योंकि महिला बिल जो लागू हो गया, वो उसका परिसीमन 2000, मतलब इस जनगणना के बाद होगा 2026 के। तो बाकी परिसीमन 2011 पे कैसा होगा? दो परिसीमन होंगे क्या? मैं वहीं पे आप बिल्कुल सही पॉइंट पे गए, जहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। दरअसल इन्होंने 2023 का बिल लागू किया, अब 2023 का बिल लागू हो गया 2023 का। अब इस बिल पर मतदान होगा। बाई चांस, जैसे बाई चांस अगर ये नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है आशीष कि 2026 का बिल यदि टोटलिटी में लागू होता है, 2023 का बिल यदि महिला आरक्षण बिल लागू होता है टोटलिटी में, जैसा बिल पास हुआ वैसा लागू होता है, और वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि बिल जो पास होता है वही लागू होता है। तो वो बिल ही 2026 के जनगणना के बाद के परिसीमन को बात करता है। उस बिल में बाकायदा क्लॉज है। बिल्कुल है, वही तो खेल था।
बेसिकली उसको बिना लागू किए अमेंड कर रहे थे। अगर एग्जैक्टली एक एग्जैक्टली हाइपोथेटिकल में बात करता हूं कि हाँ अगर ये बिल जो आज तीनों बिल हैं, अगर ये तीनों बिल पास हो जाते हैं तो हाँ ऑटोमेटिक जिसको इन्होंने 16 अप्रैल से लागू किया है ये अपने आप अमेंड हो जाएगा। ये जो अमेंड हो नया जाएगा। महिला, हाँ जो हाँ नया वाला महिला आरक्षण बिल एग्जैक्टली लाए ये हैं अमेंड हो ये जाएगा। हो जाएगा, लेकिन तुरंत अमेंड हो जाएगा। लेकिन अमेंड हो जाएगा। तो अब ये हाँ अमेंडमेंट होने नहीं देंगे ना, क्योंकि आपके पास हाँ देखिए इतनी जल्दीबाजी क्यों की, क्योंकि आपके हाँ पास अभी वो नहीं है। मतलब हाँ। जो बिल आपने 2026 की जनगणना के बाद परिसीमन के लिए 16 अप्रैल को लागू किया, उस बिल को 16 अप्रैल से ही अमेंडमेंट का डिस्कशन आप किस नैतिक अधिकार से कर रहे हैं? नैतिकता तो है नहीं। नैतिक, मैंने आपने जो ओपनिंग में कहा, तो मैं एक्चुअली मेरा शुरुआती वही करनी थी। आपने कहा कि इनमें थोड़ी भी नैतिकता होती तो ये इस्तीफा दे देते, लेकिन नैतिकता तो देखिए 2013 में सबसे पहला काम किया नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने साष्टांग दंडवत किया पार्लियामेंट को और अंदर जाके नैतिकता नाम की चीज लॉकर में बंद कर दी। अब कोई एक राजनीतिक दल जिसमें थोड़ी बहुत नैतिकता होगी जब सत्ता में आएगी तभी नैतिकता वापस आएगी। उसके बाद नैतिकता नाम की चीज इस देश में है नहीं ना। और इतने जब नैतिकता नहीं होती तो बेशरम और निर्लज्जता छावी रहती है, क्योंकि नैतिकता जाएगी तो निर्लज्जता आएगी बाहर, जगह एक ही है। तो अब निर्लज्जता बाहर आ गई है, तो निर्लज्ज इतने हैं कि इसको भी मास्टर स्ट्रोक कहेंगे। ये बिल हाँ वापस, ये कल हारने पे भी मास्टर स्ट्रोक कहेंगे। और कल से हम लगातार इस बात को रेखांकित कर रहे थे न्यूज लॉन्चर पे कि बाबा ये ट्रैप है, महिला आरक्षण के नाम पे ट्रैप है। हमने इसको कई सुलभ भाषा में समझाने का प्रयास किया था, कैसा एक पे एक फ्री दे रहे हैं, और वो फ्री नहीं है। वो घर घर में यदि आप सूर्य देवता को आह्वान कर रहे हैं तो साथ में शनि फ्री आ रहे। डर उस शनि से है, इससे अच्छा सूर्य देवता भी बाहर रहे शनि नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति, तो ये विपक्ष समझ गया, विपक्ष समझ गया और इन्होंने दो फ्रंट एट ए टाइम खोले। इन्होंने ओबीसी, बैकवर्ड, शेड्यूल ट्राइब, ये फ्रंट एक खुल गया, क्योंकि ओबीसी के साथ जनगणना, ओबीसी जातिगत जनगणना नहीं होगी तो परिसीमन उस हिसाब से नहीं होगा। तो आप ओबीसी का शेयरी खाना चाहते हो, इसको बार बार रेखांकित कर रहे थे सभी लोग। एक वो फ्रंट खुल गया, दूसरा फ्रंट दक्षिण भारत का खुल गया, तीसरा फ्रंट जो कल एक जो सबसे पहले मूर्ख और घनघोर मूर्ख को जो आपने सुनाया था कि महिला आरक्षण का बिल ही वो डिस्कस कर रहा था, उसको पता ही नहीं 2023 में चालू हो गया। तो इतने घनघोर मूर्ख इस देश की जनता नहीं है, और महिलाएं तो बिल्कुल नहीं है। महिला बहुत शक्ति का रूप है, वो पढ़ी लिखी भी नहीं हो तो समझदार बहुत है, सबसे ज्यादा समझदार है। तो वो बात तो गले उतर नहीं रही थी, और जब ये डिरेल होने लगता है तो फिर ये ऐसे छिछोरी हरकतें करते। ये छिछोरी हरकतें, आप में औकात होती तो आप ये लागू नहीं करते, आप फिर फेस हाँ करते इस पार या उस पार। लेकिन ये ये वो भगोड़े हैं कि युद्ध में जैसे दिखते हैं सामने से बड़े तीर जहरीले आ रहे हैं तो ये तुरंत पिछवाड़ा दिखा के भाग लेते हैं। तुरंत इनकी शहादत भी, इनकी तथाकथित शहादत भी पीठ पे वार झेलने से होती, सीने पे वार झेलने की औकात इनमें नहीं है सत्ता पक्ष में वर्तमान में, मैं बता दूं। नहीं तो करते आओ भाई, इतना आप जल्दी लागू करने का प्रयास ही नहीं होता। वो भी फिर लेते, रिस्क लेते ना। हमारे यहाँ अदालती भाषा में कहते हैं ना कि सीरियल अफेंडर, तो उस हाँ अदालती भाषा में जो सीरियल अफेंडर कहते थे, सियासी भाषा में उसको मैं जो है हैबिचुअल अफेंडर, उसको सियासी भाषा में हैबिचुअल सरेंडर में कहता हूँ। हैबिचुअल तो सरेंडर हैबिचुअल अफेंडर, आदतन, एक होता है हैबिचुअल। आदतन मुजरिम, हम्म ये आदतन भगोड़ा है। हम्म। तो इसकी ये आदत है सवालों से भागने की। ये पत्रकारिता के सवालों से भागता है, जनता के सवालों से भागता है, पार्लियामेंट में विपक्ष के सवालों से भागता है, ये समस्याओं से भागता है, व्यक्तिगत जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। ये लेकिन आदतन एक बात भगोड़ा है, है। हाँ मैं सारी बाइटें और वो सुनवाता हूँ जो जिस वजह से ये हालत हुई, लेकिन जब सबको सुनवाऊंगा तो क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग गर्व तो थोड़ा कर सकते हैं।
कोई नहीं नहीं, विपक्षी आज तो सांसद नहीं बोला आज था जब हमने परसों से, और जितने दर्शक होंगे इस विधेयक पर, इस बिल पर, जितने जो जो बातें हमने कही हैं आज सब सामने है, आशीष, कोई नहीं बोला होगा, आशीष, सांसद भी मैं नहीं। बताता हूँ क्या परसेप्शन था। मैं हाँ सांगली में बैठा हूँ। हाँ सांगली में पत्रकार संघ का एक कार्यक्रम है। हाँ तो सुबह मैं जिस होटल में बैठा हूँ, उस होटल में जनरली मैं रहता हूँ जब भी आता हूँ। तो यहाँ एक बहुत बड़ी डॉक्टर्स, लॉयर्स ऐसी टीम है जो सुबह ब्रेकफास्ट पे आती है। तो उनको पता पड़ गया मैं आ रहा हूँ, तो मैं आज 9 बजे उनके बीच में बैठा था। वहां जो टोन था डिस्कशन का कि महिला आरक्षण के खिलाफ, मतलब जो लोग उनके हितैषी थे, मतलब हम्म, इस सरकार को पसंद करने वाले नहीं थे, हम्म, बोले बताओ कैसा बिल लाया आप संसद में, अब वो महिला का आरक्षण कैंसिल हो जाएगा, विपक्ष पे नाम आएगा। हाँ, तो मैंने बोला महिला आरक्षण तो कब का पास हो गया? बोले कब पास हुआ? मैंने 2023 में। बोले क्या बात कर रहे हैं? मिला हाँ। फिर मैंने उनको बताया 66 ऐसा युवा करके क्लब करके लाया। बोले साहब बहुत ही, मतलब ये शब्द उनके थे, बहुत ही नालायक, मतलब बोले उच्च दर्जा के लोग हैं ये, हम्म, क्या कर लेंगे? मतलब पार्लियामेंट जो सबसे पवित्र जगह मानते हैं हम, वहां ये घोटालाबाजी करने से बाज नहीं आते। मैंने बोला वर्तमान में इसी को राजनीति कहते हैं। तो ये जो परसेप्शन नीचे डाउन द लाइन जा रहा था, मैं उन पढ़ो लिखो की बात करता हूँ आशीष, जो इनकम टैक्स पे ही है, अच्छा खासा इनकम टैक्स देते हैं, प्रोफेशनल्स है। वो भी ये मानने लगे थे कि महिला आरक्षण बिल के खिलाफ विरोधियों को उतार रहे हैं। तो आप समझ लो क्या परसेप्शन जा रहा होगा। ये पार्लियामेंट का, अब ये लोगों ने तो पार्लियामेंट सुना नहीं है, तो सिर्फ अखबार पढ़ते बेचारे, पार्लियामेंट का डिस्कशन सुनने का किसी पर टाइम नहीं होता। अखबारों में क्या आता है तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। सरकार ने जो रात को अधिनियम पास किया उसको भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे सरकार मुंह पे गिरी, मुंह की खाई, सरकार भग गई। ये तो विशेषण लगने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने उसको भी बताया कि देखो महिलाओं के प्रति सरकार कितनी जागरूक है, और ये 16 अप्रैल को लागू किया। हम तो कहते हैं पूरे देश की महिलाओं ने कांग्रेस को, इसलिए मैं कहता हूं कि ये बात वेणुगोपाल ने उठाई, ये बात राहुल गांधी ने उठाई, और ये बात प्रियंका गांधी ने उठाई। प्रियंका गांधी ने बाकायदा कहा कल से लागू कीजिए, आपको रोकता कौन है, हम सब साथ दे रहे हैं आपको, अभी से लागू करिए प्रधानमंत्री जी, पूरा सदन साथ है आपके, लागू तो करिए। देखिए कौन कहता है मोदी जी विपक्ष का नहीं सुनता। तो आखिर विपक्ष ने मजबूर किया नरेंद्र मोदी जी को महिला आरक्षण लागू करने के लिए। यदि महिला आरक्षण 16 तारीख से लागू कर जाता है तो ये पूरा श्रेय विपक्ष को जाता है, क्योंकि ये विपक्ष का दबाव था कि जिनको करना पड़ा, नहीं मैं तो ये सुनवा देता 2029 तक हूँ। मैं 2029 तक मुल्क बनाते। हमारा कोई जुबानी जमा खर्च पे यकीन ही नहीं रखते हम तो, हर कार्यक्रम इसीलिए, जो बहुत लोग कहते हैं कि ये आपने पढ़ के क्यों बताया, वैसे बता देते, फलाने तो वैसे बताते हैं, हम इसलिए बताते हैं, कोई चीज हवा हवाई नहीं, नहीं हवाई नहीं पुल नहीं बिल्कुल, बनाना, जमीन पर। सारा सारा लाइए सारा जरा, सामने लिखा है भाई। लाइए जरा, लाइए भैया ट्वीट लाइए, प्रियंका चतुर्वेदी, शुरू करिए, प्रियंका चतुर्वेदी ट्वीट लाइए। प्रियंका चतुर्वेदी का पहला रिएक्शन आया इस पर, क्या लिखती हैं, तो डॉट डॉट डॉट, भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय के अनुसार, यानी भारत सरकार ने आज से लागू 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है, जो संसद की मौजूदा सीटों की संख्या पर लागू होगा। तो मान लीजिए आज लोकसभा में दो तिहाई बहुमत से आरक्षण बढ़ाने के लिए विचाराधीन संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव खारिज हो जाता है, तब भी इस अधिसूचना के माध्यम से महिलाओं को संसद में समान अवसर मिल सकेंगे। हमें बस मौजूदा 543 सीटों पर आरक्षण तय करना है। मैं इसका स्वागत करती हूं, क्योंकि विपक्ष शुरू से यही कहता आ रहा है, माननीय राष्ट्रपति महोदय आपका धन्यवाद, महिलाओं के लिए महिलाएं। अब जरा आगे चलिए, इसके आगे अगला लाइए, फटाफट जो है उनको सुनाइए, प्रमोद तिवारी को, फिर हम चलते हैं संसद के भीतर क्या हुआ। पॉलिटिकल रंग कौन दे रहा है मोदी जी? क्या आप सारी दुनिया को ऐसा मानते हो कि वो आपकी समझते नहीं? आपको 2023 में एक्ट पारित हो चुका है, अब आपको डिलिमिटेशन, सेंसस करके डिलिमिटेशन करके इसे लागू करना था। सारा देश सुधरता कर रहा था, सडनली 4 राज्यों में आपका डिब्बा गोल हो रहा है। तो उस सत्र में नहीं, एक सत्र बुला रहे हैं जब बंगाल
और तमिलनाडु का चुनाव चरम पर है, 3 दिन का, और उसमें ला क्या रहे हैं, दिखाने को 33% आरक्षण, और उसके अंदर खंजर है, छुरी है, संविधान को काट देने की, डिलिमिटेशन की छुरी चलेगी उस पे। आपका रूप देख लिया हमने आसाम में, देख लिया कश्मीर में। मोदी जी, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, आज हमारी लड़ाई, विपक्ष की लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की है, इस देश की एकता अखंडता को बचाने की है। राजनीति जो आप कर रहे हैं ना, वो आपकी पार्टी का फायदा तो कर सकती है, पर देश के लिए घातक है। चलिए, अब असली शुरू होता है। संविधान बचाने की लड़ाई तत्कालिक रूप से तो आप लोग जीत लिए हैं, बस सावधान रहना है। चलिए जरा अगला 2 विंडो लाइए, अब सुनिए कैसे ये हुआ आधी रात में। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। We are giving blank check to you. Do it now. Do it now. Take credit. Take credit. हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। We are giving blank check to you. Do it now. Do it now. Take credit. Take credit. हटाइए, देखिए बहुत क्लियर, इससे ज्यादा क्लियर क्या होगा। ये कह रहे थे, ये अपना खेल जो होता है ना मोदी जी का स्क्रिप्ट राइटर वाला, मैं ब्लैंक चेक देता हूं, आप लोग पास करवाइए, क्रेडिट ले लीजिए, अपनी फोटो आप लोग की मैं छपवा दूंगा, विज्ञापन में आप लोग की फोटो लगवाऊंगा। यही कल भाषण में बोला था ना। उधर से वेणुगोपाल ने कहा हमें नहीं चाहिए ब्लैंक चेक आपका, हम आपको ब्लैंक चेक दे रहे हैं, आप पूरा क्रेडिट लीजिए, तत्काल लागू करिए, करिए तत्काल लागू तुरंत। ऐसे फंसे। अगला 2 विंडो लाइए, अगला 2 विंडो। आज से 25 साल 23 साल पहले जिसने भी विरोध किया, उन्होंने कहा कि इसका विरोध हुआ, किसने विरोध किया और नहीं बताया। विरोध तो आप ही ने किया था। ये बहुत सिंपल, ज्यादा प्रियंका गांधी ने कोई बहुत तेज आवाज में मोदी जैसे एक्टिंग करके नहीं बोला, लेकिन वहीं पर पूरा पर्दा हटा दिया कि देखिए मोदी जी को, असली मोदी जी कौन है। विरोध किसने किया? आप ही लोग विरोध करने वाले थे। आगे चलिए, वहां पर अमित शाह की स्थिति भी ऐसा लपेटा, लाइए सुनवाइए। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है, पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। सदन की सर्वसहमति से देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने पर आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी का नाम भी लोकतंत्र का गौरवमय पन्नों में लिखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी हैं, सदन की चर्चा देख रही हैं। हम चाहे बड़े शहरों में रहती हों या छोटे कस्बों और गांवों में, चाहे पढ़ी लिखी हों या हमने अवसरों की कमी का सामना किया हो, महिलाएं ही अपने समाज का बोझ अपनी दृढ़ता और मजबूत इच्छा शक्ति से अपने कंधों पर उठाती हैं। हम ही वे अथक कर्म शक्ति हैं जो हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाती हैं। दर्द और तकलीफें सहने की हमारी क्षमता असीम है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज इस संसद में खड़े हुए मैं खास तौर से अपने पुरुष साथियों को याद दिलाना चाहती हूँ कि इस देश की महिलाएं निडरता पूर्वक जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने हक के लिए लड़ना भी जानती हैं। घोर अंधकार से भरी रात में उठकर एक नई सुबह का दावा करना जानती हैं। इस देश की महिलाएं वे जबरदस्त सामूहिक शक्ति हैं जो इस देश के भविष्य को आकार दे रही हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को ये कहना चाहती हूँ कि अगर वे इस ऐतिहासिक कदम को ईमानदारी से उठा रहे होते तो पूरा संसद इनके साथ एकजुट होकर इसे पारित करता। लेकिन देश की महिलाओं के नाम पर इस देश के बुनियादी ढांचे, इसकी अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश
ने इस विधेयक का मकसद ही बदल डाला है। हमारी संसद को कमजोर करके अपनी सत्ता को कायम रखने की एक खोखली कोशिश साबित हुई है। अगली क्लिप लाइए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्लिप जरा सुने दर्शक। हमारा संविधान सबका है। ये देश एक एक देशवासी का है। किसी एक का हक छीनकर इसे नहीं चलाया जा सकता। इस विधेयक में सिर्फ यह अभाव नहीं है, एक और खतरनाक अभाव है। संसद का 50% विस्तार प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रक्रिया के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े परिवर्तन के नियम क्या होंगे, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में पूरे विधेयक में एक भी शब्द नहीं है। महोदय, संसद में भारत के हर प्रदेश की भागीदारी 1971 में निश्चित तौर पर तय की गई थी और इसमें परिवर्तन लाने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इस विधेयक के तहत ये सब बदलने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके अन्य मंत्रियों के खोखले आश्वासनों के बावजूद यह निश्चित है कि संसद में प्रदेशों के वजन का परिवर्तन किया जाएगा। हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था में इतने बड़े परिवर्तन के लिए पूरी प्रक्रिया बनी हुई है, मगर इनकी योजना यही है कि प्रक्रिया को नकारा जाएगा। जिस तरह असम में इन्होंने मनचाहे सीटों को काटा पीटा, विपक्षी दलों के नेताओं की सीटों का विभाजन किया और अपने राजनीतिक फायदे के लिए नई सीमाएं बनाई, उसी तरह ये पूरे देश में इसका मतलब ये है कि परिसीमन आयोग में सरकार द्वारा चुने गए 3 जने इस पूरे देश के प्रदेशों का वजूद, देश के लोकतंत्र में उनकी भागीदारी और उनका महत्व तय करेंगे। लोकतंत्र को खत्म करने की शुरुआत तो इस सरकार ने चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया और अन्य संस्थाओं पर अपना पूरा दबाव डालकर शुरू कर ही लिया था, मगर अब लोकतंत्र पर खुला वार होने जा रहा है। अगर ये विधेयक पारित होता है तो समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार एक बार फिर इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करके देश की अखंडता पर बहुत बड़ा हमला कर रही है। एक तरफ महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें, तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है और कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। एक क्लिप और सुनाइए। ये सब वो बातें हैं जो आधी रात में फैसला करवाई हैं, जिन बातों की वजह से हुआ है। सुनिएगा। शायद हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से आज ये उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि वह समस्याओं से घिरे हुए हैं। उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत है। महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक कदम को उन्होंने सत्ता को बनाए रखने का एक कमजोर बहाना बना दिया है। जाति जनगणना को नकारते हुए एक ऐसी संसद बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ अभिव्यक्ति और चर्चा का ही अभाव नहीं होगा, बल्कि पिछड़े वर्गों और प्रदेशों की समानता का भी अभाव होगा। हमारी मातृभूमि की अखंडता का आधार है 1 सिटीजन 1 वोट 1 वैल्यू। अलग अलग राज्यों का दर्जा बगैर किसी संवैधानिक प्रक्रिया के तय करना इस अखंडता पर वार है। इससे हम कैसे सहमत हो सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, इन्हीं 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया? अगर पद खोने का डर नहीं है तो कुछ लोग अपना पद खो लें। इसी में से SC ST का जो दर्जा है, SC ST में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, OBC का भी उचित आरक्षण हो जाए, आज पारित हो सकता है। शुभ काम भी हो जाएगा, बेवजह प्रक्रियाहीन परिसीमन से देश का नुकसान भी नहीं होगा और काला टीका भी काम आ जाएगा।
ये बाइट इसीलिए हमने कहा था कि सुनिएगा सब कुछ बिल्कुल कि क्या है पद खोने का। मोदी जी कहते पद खोने की चिंता नहीं थी। जब पद खोने की चिंता नहीं तो कुछ लोग पद छोड़ दो अपना। और मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ भाऊ, ये दोनों, जो मैं राहुल प्रियंका को स्पेशली क्यों कह रहा हूँ, कल जो मैप दिखाया नक्शा ना, वो नक्शा मोदी जी का नक्शा बिगाड़ रहा था। ये नक्शा दिखाया था कल राहुल गांधी ने। ये नक्शा एक जो है असम असम को एक तरीके से उदाहरण के रूप में पेश किया संसद में कल सबने, विपक्ष ने। ये काजीरंगा लोकसभा क्षेत्र है। आप देखिए काजीरंगा लोकसभा क्षेत्र कैसे बना है। ये पूरा काजीरंगा है जितना आप देख रहे हैं। कहां शुरू हुआ? काजीरंगा के बीच में जितना व्हाइट पार्ट छूटा उसमें एक प्रदेश घुस जाए। कहां से शुरू किया और कहां काजीरंगा गया? अगर पैदल पैदल चले तो चंद्रशेखर की पदयात्रा पीछे छोड़ दे खाली काजीरंगा घूमने में। मैं ये काजीरंगा बनाया है। कल भी हटा कल भी मैंने यवतमाल का उदाहरण देके यही बताया था कि 200 किलोमीटर दूर 2 जिले छोड़ के एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने जोड़ दिया आर्णी को। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि आपको आपके हिसाब से परिसीमन चाहिए। जो यवतमाल जिला के बारे में ये कहा जाता था कि वहां किसी को भी खड़ा कर दो आग बंद करके कांग्रेस की सीट जीत जाएगी, और वहां अब सीट कांग्रेस के पास परमानेंट चली गई है परिसीमन के चलते। उसके पहले ही थोड़ा बहुत हो गया था, लेकिन परिसीमन के चलते तो अब कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये परिसीमन का मैंने इसीलिए कहा कि लोग अतिशयोक्ति समझते इसको। लेकिन मेरठ के 2, कानपुर के 2, गाजियाबाद के 2, ये सब गोरखपुर में भी जोड़ दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लोग बोलेंगे गोरखपुर कहां, गाजियाबाद कहां? परिसीमन। सवाल नहीं पूछ सकते। स्कैटर्ड करो, विपक्ष का वोट इतना स्कैटर्ड करो कि वो एक भी सीट ना निकल पाए। इसीलिए परिसीमन कमीशन को असीम अधिकार दिए। परिसीमन ही है ना। परिसीमन यदि कहे, गलत यदि करता है तो क्या इस देश की जनता को अधिकार नहीं, मतदाताओं को यह अधिकार नहीं है बोलने का कि हम क्यों इधर जाए उधर जाए? भाग्य विधाता थोड़ी है। संविधान बना है लेकिन उसने भी सवाल पूछने का अधिकार दिया है आम आदमी को। परिसीमन कमीशन कैसा, और उसमें अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं? क्यों सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा? क्यों ज्ञानेश कुमार चाहिए उनको हर जगह, और उसको सवाल नहीं पूछा जाएगा, उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जाया जाता है? तो फिर आप चाइना मॉडल पे जा रहे हो, एब्सोल्यूट चाइना मॉडल पे। वही जाने के लिए रास्ता था, रास्ता ब्लॉक कर दिया विपक्ष ने, और बहुत बढ़िया किया। हम आज इस देश के तमाम संविधान प्रेमी और लोकतंत्र प्रेमी, और मैं जानता हूं इस देश में ऐसा कोई है नहीं जो संविधान और लोकतंत्र को प्रेम नहीं करता होगा। जो अंधभक्त है उनके भी आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है। अभी थोड़ा दिमाग का गोबर साफ करे तो वो भी संविधान, क्योंकि वो जो चिल्ला चोट कर रहे हैं उनको भी संविधान ने अधिकार दिया है ये बोलने का। कल संविधान नहीं रहेगा तो ये भी नहीं बोल पाएंगे। तो आज ये समस्त देश की जनता का, 140 करोड़ जनता की विजय है, ये स्त्री शक्ति की विजय है, ये विपक्ष की विजय है। और अब विपक्ष ने हुंकार भर के बता दिया कि हम कमजोर नहीं। अंग्रेजों का पुराना हथियार, अंग्रेज तो चले गए, कुछ एजेंट छोड़ गए अपने देश में जो अंग्रेजों का हथियार डिवाइड एंड रूल यूज करते हैं। आप तो इतिहास के स्टूडेंट हैं बहुत अच्छे आशीष जी। डिवाइड एंड रूल के हिसाब से ही तो अंग्रेजों ने 150 साल राज्य किया। डिवाइड एंड रूल से ही तो मुगल राज्य करते रहे। तो ये समाज हमेशा तोड़ के राज करता आ रहा है, और इसी डिवाइड एंड रूल का जो पीछे जो कांग्रेस अपने कुछ थ्रेड्स, डीएनए छोड़ गया है कांग्रेस, ये अपना अंग्रेज, हाँ। वो डीएनए उन लोगों के पास है आशीष जी जो अंग्रेजों का समर्थन करते थे और देश की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ मुखबिरी करते थे। वो डीएनए गलती से जोर कर गया। लेकिन झांसा देगा।
अंग्रेज भी झांसा देते रहे, बस उसी डीएनए में अंग्रेजों जैसे ही डिवाइड एंड रूल, झांसा देना, ये सब है। चलिए, और इसी के चलते फेल हो गया, वो फेल हो गया। और आज फिर से मुबारकबाद, ये देश की जीत है, ये विपक्ष कांग्रेस सब छोड़िए, देश की जीत है, बहुत बड़ी जीत है। लेकिन सतर्कता बरतिए, सावधानी रखिए। आजकल वो क्राइम शो वाला जो है, हर जगह पर ये चेतावनी लिखना पड़ेगा, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि ये कभी भी किसी नए रास्ते से एंट्री मार सकते हैं और हमें इजाजत फिर 2029 के चुनाव तक हर रोज, हर क्षण ये फिर से ऐसी ही कूटनीति की चालें चलेगी। ये कूटनीति की और नहीं, ये जिस हिसाब से गृह मंत्री हंस रहे थे, जिस हिसाब से गृह मंत्री हंस रहे थे, वो अपने पे ही हंस रहे थे कि फंस गए इस बार नहीं चल पाया तीर। चलिए, अगले अपडेट के साथ हम फिर आते हैं। और आप लोग फिर, मैंने कहा, सतर्क रहिए। और आज महिला आरक्षण बिल 33% लागू हुआ है, इसको एंजॉय कीजिए, जश्न मनाइए, महिलाओं को एक तिहाई हक मिला है। तमाम महिला शक्ति के लिए स्वागत, और आशा है कि महिलाएं आएगी तो संविधान में कम से कम ये जो बड़बोले जैसे नेता है, जो भाषा की मर्यादाओं को हमेशा उल्लंघन करते हैं, निशिकांत दुबे जैसे, 33% महिला होगी तो कम से कम भाषा पे नियंत्रण होगा। इनकी जीव जो है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में इतिहास है, हमारा सनातन धर्म बताता है कि जब जब असुरी शक्तियों ने जोर किया, मां शक्ति ने ही उसका दमन किया। और मां शक्ति आने वाली है, 33% ये सब पे भारी पड़ेगी। अभी ये भी हालांकि बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि ये फेल होगा, फिर मोदी जी क्या करेंगे कुछ नहीं पता है। आसाराम का चेला झांसाराम, इजाजत दीजिए हमें बस। हम इसीलिए कह रहे हैं कि लगातार हर मिनट सजग रहना होगा। ये कब आएगा बता नहीं, रावण कितने भेष बदल के आएगा सीता का हरण करने, और यहाँ हमारी सीता हमारा लोकतंत्र है, यहाँ हमारी सीता हमारा संविधान है। चलिए, इजाजत दीजिए, धन्यवाद। बार बार सीता का हरण नहीं होगा इस बार लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, हो गया 42-43। धन्यवाद।